students, welcome to MSc classes. I am Naman Mangal and I am your biology mentor. So students, last video में हमने क्या क्या डिस्कस किया था न्यूट्रिशन के बारे में कि हमने न्यूट्रिशन के मोड्स पढ़े थे, मतलब कौन कौन से मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, जैसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ा था, है ना। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कंप्लीट कर लिया था पूरा। और हमने तीसरी चीज क्या पढ़ी थी कि जो प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन मतलब डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है एनिमल्स में, वो कौन सी होती है, जो हमने क्या बताई थी, 5 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट वन इज इंजेशन, सेकंड वन इज डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन एसिमिलेशन एंड फिफ्थ वन इज इजेशन। ठीक, ओके, तो यही लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। अच्छा, अगर हम आज की बात करें कि आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले न्यूट्रिशन इन एमीबा। एमीबा में कैसे क्या न्यूट्रिशन प्रोसेस पूरी सब आज हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे। ओके, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से पढ़िएगा जब मैं पढ़ाऊँ। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन एमीबा। ओके, अच्छा, अगर हम एमीबा की कुछ बात करते हैं तो एमीबा होता क्या। अगर हम न्यूट्रिशन से रिलेटेड एमीबा में की बात करें तो एमीबा का पहला पॉइंट क्या हो सकता है कि ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं। अच्छा, अगर मैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करता हूं तो इसका क्या मतलब होता है, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, अच्छा, सेकंड में अगर जाता हूं तो ये एमीबा जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। अच्छा, यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, तो वो अगर हम पूरा इसको डिफाइन करने जाएंगे तो एमीबा के टॉपिक से हम हट जाएंगे, पर अगर हम एमीबा से रिलेटेड अभी से बात करें यूकैरियोटिक की, तो इसमें सब आप इतना याद रखिए कि इसमें जो होता है वो वेल डेवलप्ड क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, मतलब एमीबा की बॉडी में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ओके, एमीबा के बारे में यही दो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर आ जाता है हमारा न्यूट्रिशन इन एमीबा। ठीक है, मतलब एमीबा न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करता है। ठीक, तो एमीबा की जो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने की प्रोसेस होती है वो एनिमल्स के तरह ही होती है, मतलब एनिमल्स की तरह वैसे सेम नहीं होती, मतलब जो पार्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं। पार्ट्स कौन कौन से, जो मैंने 5 पार्ट्स आपको बताए थे, कौन कौन से बताए थे, जैसे फर्स्ट वन मैंने बताया था इंजेशन। ठीक है, सेकंड वन मैंने बताया था डाइजेशन, थर्ड वन मैंने बताया था एब्जॉर्प्शन, यही बताया था। फोर्थ वन मैंने बताया था एसिमिलेशन, और फिफ्थ वन एक्सक्रीशन। अच्छा, एक्सक्रीशन को अगर हम दूसरा नाम दें तो एजेशन भी कहते हैं। ठीक है, मतलब बॉडी से कोई अनडाइजेस्ट पार्टिकल्स को जब हम रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन भी बोल सकते हैं और एजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रोसेस जो होती हैं वो आपकी होती है। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि हम फर्स्ट एक एक प्रोसेस को पूरे न्यूट्रिशन इन एमीबा में समझेंगे कैसे क्या होता है। तो ये 5 प्रोसेस मैंने आपको बताई जिसके थ्रू वो एमीबा जो अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है। कौन कौन सी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, अच्छा, मैं जब इन प्रोसेस को एक एक करके अभी डिफाइन करूंगा, उससे पहले मैं एक चीज आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ कि जो एमीबा होता है, अगर हम उसके मूवमेंट पे जाएं, मतलब एमीबा जो है वो अपना मूवमेंट किसके थ्रू करता है, तो एमीबा जो है अपना मूवमेंट, ये वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, तो एमीबा जो है वो अपना मूवमेंट किसके थ्रू करता है, सीडोपोडिया के थ्रू। अच्छा, सीडोपोडिया को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो सीडो मतलब क्या होता है, फॉल्स, और पोडिया मतलब क्या होता है, फीट। ठीक है, तो ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, फॉल्स, फीट। ठीक है, तो ये रहा आपका एमीबा का मूवमेंट। चलिए अब हम चलते हैं पूरे प्रोसेस में कैसे एमीबा जो है वो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। ठीक, तो सबसे पहली प्रोसेस जो आती है वो आती है आपकी इंजेशन। ठीक है, इंजेशन मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जो इंजेशन होता है वो क्या होता है,
मतलब जब हम माउथ के थ्रू अपने फूड को क्या करते हैं, बॉडी में इनलेट करते हैं, मतलब खाने को अपनी बॉडी में डालते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। ठीक, तो ऐसे ही एमीबा में भी होगा, जब वो अपनी बॉडी में खाने को, अपने फूड को इनलेट करेगा, उस प्रोसेस को हम इंजेशन कहेंगे। ठीक, अच्छा अगर मैं पर एक अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, अगर मैं एमीबा की बात करता हूँ तो एमीबा में माउथ तो होता नहीं है, ठीक है, हाँ एक चीज और, इरेगुलर शेप होता है, तो इसको हम कैसे भी बना सकते हैं, और इसमें एक चीज क्या होती है, न्यूक्लियस होता है, जो कि कैसा होता है, मैंने भी आपको बताया था, वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, पर अगर हम एमीबा की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि इंजेक्शन जो होता है वो माउथ के थ्रू अपनी बॉडी में फूड को इनलेट करा जाता है, पर एमीबा में माउथ होता नहीं है, तो फिर सोचने वाली बात है कि जो एमीबा है वो अपनी बॉडी में फूड को इनलेट कैसे करेगा। ठीक, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो होता है ये सीडोपोडिया होता है, और ये मान लीजिए ये रहा आपका फूड पार्टिकल। ठीक है, इसी प्रोसेस, इसी सीडोपोडिया के थ्रू जो हमारा फूड पार्टिकल है वो अमीबा की बॉडी में एंटर करता है, माउथ तो है नहीं, तो कैसे एंटर करेगा, ये देखिए। ठीक है, ये अमीबा बन गया आपका, ये रहा आपका न्यूक्लियस। ठीक, और ये जब हमारा फूड पार्टिकल अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक फूड वैक्यूल से कवर्ड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी आपकी फूड वैक्यूल, और ये क्या हो जाएगा आपका फूड पार्टिकल। ठीक है, तो यही होती है आपकी इंजेशन प्रोसेस। ठीक, ठीक है, ये रही आपकी इंजेशन प्रोसेस। अब मैं सेकंड प्रोसेस पे अगर आता हूं तो वो क्या होती है, डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अच्छा डाइजेशन मैंने आपको क्या बताया था पिछली क्लास में, कि जब हम कॉम्प्लेक्स पार्टिकल जो हम इनलेट करते हैं वो जब सॉल्यूबल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है, मतलब छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो एमीबा में इस प्रोसेस को चलिए हम डिस्कस करते हैं। ठीक, ये रहा उसका न्यूक्लियस, और ये रहा आपका फूड वैक्यूल, और ये अंदर फूड पार्टिकल, मैंने जैसा भी बताया। अब इसमें डाइजेशन में क्या होगा कि जो हमारे ये पार्टिकल है, ये जो फूड वैक्यूल है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होगा। ठीक, ऐसे इस पे छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होगा, ये ब्रेक होगा। ठीक, ऐसे ही होगा। फिर जब ये पार्टिकल्स में ब्रेक होने लगेगा तो थर्ड प्रोसेस कौन सी आएगी आपकी, एब्जॉर्प्शन आएगी। ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो रहा है। ठीक, अब देखिए ये रहा आपका न्यूक्लियस। ठीक है, और फिर जो आपका ये था फूड वैक्यूल। ठीक, अभी ये ब्रेक हो रहा था, अब ब्रेक होने के बाद क्या होगा, जब ये ब्रेक होने लगेगा, यहाँ इस प्रोसेस में आके यहाँ ये ब्रेक हो जाएगा, तो ब्रेक होने के बाद ये क्या करेगा, अपने एंजाइम्स रिलीज करेगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, अपने एंजाइम्स को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। अच्छा अब मैं पूछूं कि एंजाइम्स ये रिलीज क्यों कर रहा है, तो एंजाइम्स ये रिलीज इसलिए कर रहा है ताकि जो अमीबा की होल बॉडी है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सके। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सके मतलब अमीबा की जो बॉडी है वो ग्रोथ कर सके, इसलिए अपने यहाँ एंजाइम्स को क्या करेगा, रिलीज द एंजाइम्स। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में अपने एंजाइम्स को रिलीज करता है। ठीक है, तो अगर मैं आगे चलूं नेक्स्ट प्रोसेस पे, एसिमिलेशन, तो अभी मैंने देखा ये एंजाइम्स रिलीज करेगा। ठीक है, तो अगर एंजाइम्स रिलीज करेगा, मैंने अभी बताया इसको न्यूट्रिशन मिलेगा, तो अगर न्यूट्रिशन मिलेगा तो अमीबा भी क्या हो जाएगा, थोड़ा ग्रो कर जाएगा। अब अमीबा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक, अब अमीबा क्या हो गया, देखिए अमीबा का साइज थोड़ा बड़ा हो गया, क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ इसने अपने एंजाइम्स को रिलीज किया। ठीक है, और ये जो आपके वो बचा, ये क्या बचा, अनडाइजेस्टेड फूड
बचा। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था जब डाइजेशन प्रोसेस होती है तो कुछ फूड जो होता है वो हमारा अनडाइजेस्ट रह जाता है, मतलब पूरा फूड जो होता है वो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक, तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिफ्थ प्रोसेस में क्या होगा, एक्सक्रीशन। ओके, जिसको हम एजेशन भी बोलते हैं, मैंने भी बताया। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है, ये रहा आपका न्यूक्लियस। इस प्रोसेस में क्या होगा, देखिए ये जो फूड पार्टिकल्स हैं यहां से क्या होने लगेंगे, ये फूड पार्टिकल्स आपके बाहर रिमूव होने लगेंगे। कौन से फूड पार्टिकल, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, बॉडी से रिमूव हो जाएंगे बॉडी से। ओके, तो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स यहाँ से क्या हो जाएंगे, बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, यही होती है आपकी न्यूट्रिशन इन एमीबा। सबसे पहले क्या हुआ था, इंजेक्शन में क्या हुआ था, हमने सूडोपोडिया के थ्रू क्या किया था, फूड को बॉडी में इनलेट किया था। ठीक है, इनलेट करने के बाद कौन सी प्रोसेस आई थी, इंजेक्शन के बाद डाइजेशन प्रोसेस। अच्छा, डाइजेशन मैंने आपको बताया था सॉल्यूबल पार्टिकल्स में ब्रेक होना। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ फूड वैक्यूल जो है उसमें पार्टिकल्स में ब्रेक हो रही है। ठीक है, अच्छा अगर हम थर्ड प्रोसेस में आते हैं, एब्जॉर्प्शन में, तो जब वो ब्रेक हो जाएगी उसके बाद जो आपके एंजाइम्स होंगे वो क्या होंगे, फूड वैक्यूल से रिलीज होंगे और पूरी बॉडी को प्रोवाइड करेंगे। ठीक, मतलब पूरी बॉडी एंजाइम्स को एब्जॉर्ब करेगी, इसलिए इसका नाम भी होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अच्छा पूरी बॉडी जब एंजाइम्स को एब्जॉर्ब करेगी तो पूरी बॉडी की ग्रोथ भी हो जाएगी। ठीक है, मतलब जब हम भी न्यूट्रिशन, ह्यूमन बीइंग्स भी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स की ग्रोथ होती है। तो ऐसे यहाँ क्या होगा, एमीबा की भी ग्रोथ हो जाएगी। देखिए यहाँ एमीबा का साइज थोड़ा बढ़ गया। उसके बाद क्या होगा, जब एसिमिलेशन प्रोसेस में ग्रोथ हो जाएगी तो लास्ट प्रोसेस जो आपकी बचेगी वो होगी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बोल लें या एजेशन बोल लें। इसमें क्या होता है पता है आपको, कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो हम फूड पार्टिकल्स वो खाते हैं वो पूरी तरह जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, उनको अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स वो हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं। देखिए उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन या एजेशन। सो स्टूडेंट्स, हम लोग ने न्यूट्रिशन इन एमीबा कंप्लीट कर लिया। मैंने पूरी प्रोसेस आपको समझा दी कि एमीबा में जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ओके, अच्छा अगर हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन जो होता है ह्यूमन बीइंग्स में ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, चलिए हम पहले इसको देखते हैं। तो ह्यूमन बीइंग का जो न्यूट्रिशन होता है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो होती है आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स कह लीजिए या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और पहला क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल। ओके, अच्छा अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करता हूँ, मतलब डिफाइन करता हूँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, मतलब अच्छा देखिए जो न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन बीइंग्स में वो कैसे होता है, जब आप माउथ से कोई खाना इनलेट करते हैं, ठीक है, और एनएस लास्ट में, एनएस के थ्रू आपका क्या होता है, एक्सक्रीट होता है खाना। यही होता है, माउथ से इनलेट करते हैं खाने को और एनएस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक, अच्छा मान लीजिए आपने माउथ से इनलेट किया, उसके बाद एनएस से आपका फूड जो हो गया वो एक्सक्रीट हो गया, तो इसके बीच जो इन दोनों को एक चीज जोड़ी होगी, मतलब कोई चीज इनको, इन दोनों को किसी चीज ने अटैच कर रखा होगा ना, और बीच में जो आपकी स्टमक, इसोफेगस, लीवर, पैनक्रियास सब आते हैं, उन सब चीजों को किसी एक चीज ने अटैच कर रखा होगा। उसी चीज को हम क्या कहते हैं, उसी विंड पाइप को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम एलिमेंट्री कैनाल को डिफाइन करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि एक हॉलो ट्यूब होती है। अगर हम इसकी साइज की बात करते हैं तो अप्रॉक्स 8 मीटर करीब होती है। ठीक है, 8 मीटर करीब एलिमेंट्री कैनाल का साइज होता है। ठीक है, जो माउथ टू एनएस को अटैच करती है। अच्छा अगर हम माउथ टू एनएस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि माउथ टू एनएस के बीच में क्या क्या पार्ट आते हैं, जहां ये
मतलब जिस जिसको ये अटैच करती है और जिस जिसमें डाइजेशन होता है, मतलब न्यूट्रिशन की प्रोसेस पूरी होती है। तो सबसे पहले आपका आता है माउथ, ठीक है। माउथ से आप क्या करते हैं, वो फूड को इनलेट करते हैं, ओके। अच्छा, माउथ के बाद अगर हम जाते हैं तो माउथ के बाद क्या आता है, जैसा फिगर में भी देख रहे होंगे, क्या आता है, ईसोफेगस आता है, ठीक। आप फिगर में देखिए ईसोफेगस दिख रहा है आपको माउथ के बाद। फिर ईसोफेगस के बाद क्या होता है, क्या आ रहा है आपका, ईसोफेगस के बाद स्टमक आ रहा है, ओके। अब स्टमक के बाद आप क्या देख रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन आई स्टमक के बाद, जहां फूड पहुंचा। मैं पूरी वो कर रहा हूँ डिफाइन कैसे डाइजेशन कंप्लीट होता है, मतलब सबसे पहले माउथ, फिर ईसोफेगस, फिर लीवर पेनक्रियास आता है, वो मैं उसमें बताऊंगा जब मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा, ठीक। स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर कहाँ जाता है फूड, लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं वो एनएस के थ्रू रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, ये इन चीजों को पूरा एक पाइप के थ्रू अटैच करते हैं, उसी पाइप को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ओके। और मैंने आपको बता दिया कि एलिमेंट्री कैनाल अप्रॉक्स 8 मीटर का होता है, याद रख लीजिएगा, आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है चीज, ठीक है। तो ये आपकी हो गया। तो मैंने आपको बता दिया कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ टू एनस के साथ किन किन चीजों को अटैच करता है। चलिए अब हम एक एक करके, जो मैंने माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनएस पूरी जो वो बताई, मतलब कैसे अटैच होते हैं, अब मैं एक एक करके इनको डिफाइन करता हूँ। डिफाइन मतलब कैसे एक एक चीज में डाइजेशन प्रोसेस होती है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका माउथ, ठीक। तो माउथ की मैं बात करूं तो माउथ में क्या होता है, सबसे पहले आपने क्या किया, फूड को माउथ के थ्रू इनलेट किया, ठीक है। माउथ के थ्रू फूड को इनलेट किया, अपनी बॉडी में डाला। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, कि जो आपके माउथ में वो होती है क्या, सैलिवरी ग्लैंड्स। आपके माउथ में क्या होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, ठीक है। मतलब सबके माउथ में, आपके नहीं हमारे भी होती है, मतलब हर ह्यूमन बीइंग्स के सैलिवरी ग्लैंड्स फाउंड होती हैं। तो जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं करती क्या, ये क्या करती हैं, ये एक एंजाइम को वो करती हैं, बनाती हैं, क्या करती हैं, एंजाइम को एक बनाती है। कौन सा एंजाइम, सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है। इस एंजाइम को ऑब्टेन करती हैं, ठीक। सैलिवरी एमाइलेज, जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं वो सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम्स को बनाती हैं, ठीक। अच्छा, सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम्स को हम टाइलिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। टाइलिन भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक। अच्छा, अगर मैं इनका सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन का फंक्शन फंक्शन पूछूं कि इनका फंक्शन क्या होता है, मतलब सैलिवरी ग्लैंड्स ने इनको ऑब्टेन तो कर दिया, ठीक। अब कुछ काम होगा इनका, तभी ऑब्टेन किया है, कुछ काम होगा, तो ऐसे फालतू में तो ऑब्टेन करेंगे नहीं। तो इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या मदद करती है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। मतलब ये जो होती हैं ये किसके डाइजेशन में मदद करती हैं, स्टार्च के। स्टार्च मतलब जैसे एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, तो ये क्या करती हैं, स्टार्च के डाइजेशन में मदद करती हैं, ठीक है। ये ऐसे ही आपकी प्रोसेस होती है माउथ में, ठीक। अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो माउथ के बाद मैंने क्या बताया था, ईसोफेगस, ओके। अच्छा, मैं ये जो डाइजेशन प्रोसेस पूरी बता रहा हूँ, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूँ कि डाइजेशन ये होता ही क्यों है, मतलब डाइजेशन प्रोसेस हमारी बॉडी में होता ही क्यों है। मैंने पिछली क्लास में भी शायद ये डिस्कस किया था कि डाइजेशन प्रोसेस हमारी बॉडी में होता ही क्यों है, ठीक। अगर मैं डाइजेशन की बात करूँ, मान लीजिए मैंने क्या बताया था कि डाइजेशन जो होती है, जब हम कोई कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स को खाते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स सॉल्यूबल स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है, ठीक। और ब्रेक होने के बाद वो छोटे छोटे पार्टिकल्स ब्लड से मिलके पूरी बॉडी में सर्कुलेट होके हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यही बताया था, हर एक मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर डाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा, वो जो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स सॉल्यूबल पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं होगा, और ब्रेक नहीं होगा तो ब्लड के साथ नहीं मिलेगा, ब्लड के साथ नहीं मिलेगा तो हर एक मसल्स जो होगी हमारी बॉडी को वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, मतलब न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पाएगा। तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हमारे जो हर एक मसल्स है बॉडी की, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी।
इसीलिए डाइजेशन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब हम बात करते हैं ईसोफेगस में। तो ईसोफेगस जो होता है स्टूडेंट्स, ईसोफेगस में डाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है, मतलब माउथ के बाद ईसोफेगस में खाना आता है पर यहाँ डाइजेशन प्रोसेस नहीं होती। अच्छा, क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होती हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ईसोफेगस में फाउंड नहीं होती हैं, इसी वजह से यहाँ पर ईसोफेगस में डाइजेशन प्रोसेस नहीं होती। पर हाँ, अगर मैं मूवमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ जब हमारी बॉडी में फूड आता है तो एक प्रकार की मूवमेंट देखी जाती है। ठीक है, मतलब एक प्रकार की मूवमेंट ईसोफेगस में होती है। उस मूवमेंट का क्या नाम है? पेरिस्टैटिक मूवमेंट। ठीक, उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टैटिक मूवमेंट। ठीक है, ईसोफेगस में यही दो चीज इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, अगर मैं ईसोफेगस की बात देखूं, मैंने आपको क्या बताया था ईसोफेगस की बात डाइजेशन में, अभी जो मैंने चार्ट बनाया था उसमें स्टमक। अच्छा, मैं अगर स्टमक की बात करता हूं तो स्टमक में डाइजेशन कैसे होती है? तो स्टमक में सबसे पहले जो स्टमक होता है वो कौन से जूस, एक जूस सीक्रेट करता है। ठीक है, उस जूस का अगर मैं नाम बताऊं तो क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, गैस्ट्रिक जूस को ही क्या करता है? सीक्रेट करता है स्टमक। अच्छा, अगर मैं गैस्ट्रिक जूस से पूछूं, मतलब गैस्ट्रिक जूस भी अगर कुछ चीजों को सीक्रेट करता है, ऑब्टेन करता है, तो क्या करता है? एक तो ये HCl फॉर्म करता है, ठीक है, और पेप्सिन बनाता है। ठीक, और पेप्सिन के बाद क्या बनाता है? ये एक म्यूकस सीक्रेट करता है। ठीक है, अब ये तीनों की जो चीज होती है ये अलग अलग फंक्शंस होते हैं तीनों के। ठीक है, अगर मैं एक एक फंक्शंस पे जाऊं तो मतलब HCl का अगर मैं फंक्शन देखूं तो HCl का क्या क्या होता है? HCl का फंक्शन ये होता है कि जो पेप्सिनोजन होता है, ठीक, जो बॉडी में पेप्सिनोजन सीक्रेट होता है स्टमक में, उसको पेप्सिन में चेंज करने का काम किसका होता है? HCl का होता है। ठीक है, मतलब क्या काम होता है इसका? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में चेंज करने का काम किसका होता है? HCl का। ठीक है, और अगर पेप्सिन की देखूं तो पेप्सिन का काम क्या होता है? ये किस चीज में मदद करता है? ये स्टूडेंट इस चीज में मदद करता है कि जो प्रोटीन हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है स्टमक में, उसको डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया? जो HCl होगा वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में चेंज करेगा। ठीक है, और फिर जो पेप्सिन होगा वो क्या करेगा? जो प्रोटीन हमारी बॉडी में होगा उसको डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। ठीक, तो ये HCl और पेप्सिन के फंक्शन होगा। अच्छा, अगर मैं म्यूकस की बात करूं तो म्यूकस क्या करता है? म्यूकस जो होता है हमारी स्टमक की जो पूरी वॉल होती है उसको बचाता है। किस चीज से? HCl के अटैक से। ठीक है, जो HCl का अटैक स्टमक की वॉल पे होता है उसको उससे कौन बचाता है? म्यूकस बचाता है। ठीक है, तो तीनों के फंक्शंस आपको समझ में आ गए? ओके, अच्छा, एक बार मैं और ओवरव्यू इसका दे देता हूँ। मतलब HCl का फंक्शन क्या होता है? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में ब्रेक कर देना। ठीक, HCl का फंक्शन पेप्सिनोजन को पेप्सिन में ब्रेक कर देना। अगर मैं पेप्सिन की फंक्शन की बात करूं तो क्या करता है? प्रोटीन को हमारी बॉडी में डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक, और फिर मैं अगर म्यूकस की बात करूं तो स्टमक की जो वॉल होती है उसको पूरी तरह HCl के अटैक से बचाने के लिए म्यूकस फंक्शन करता है। ठीक, तो ये तीनों फंक्शन आपके हो गए। उसको कौन सीक्रेट करता है? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। अच्छा, एक चीज ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि गैस्ट्रिक जूस हमारी बॉडी में कहाँ सीक्रेट होता है? स्टमक में सीक्रेट होता है। ठीक है, तो स्टमक के बाद आपकी फोर्थ जो आती है वो आती है ड्यूडेनम। अच्छा, ड्यूडेनम में क्या होता है स्टूडेंट्स? जो लीवर और पेनक्रियास होते हैं वो अपना जूस यहाँ क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। मतलब लीवर एंड पेनक्रियास जो होते हैं वो अपने जूस को यहाँ क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। ठीक है, अच्छा, कौन से जूस को रिलीज करते हैं? अगर मैं जूस का नाम लूं तो बाइल जूस। ठीक है, कौन से जूस को रिलीज करते हैं? बाइल जूस को। ठीक, अच्छा, बाइल जूस का अगर फंक्शन देखो तो बाइल जूस का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? इट हेल्प्स इन, किसमें मदद करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, मैंने क्या बताया? ड्यूडेनम में लीवर और पेनक्रियास जो होते हैं वो अपने जूस को रिलीज करते हैं। कौन से जूस को? बाइल जूस को।
ठीक। अच्छा, बाइल जूस का अगर फंक्शन देखें तो क्या होता है, फैट्स को इमल्सिफाई करना। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ वर्ड आया है इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, तो इमल्सिफिकेशन मतलब होता है जब कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। ठीक है। मतलब जब कॉम्प्लेक्स पार्टिकल स्मॉल ग्लोब्यूल्स पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएं, उसी प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। तो ये रही आपकी ड्यूडेनम में पूरी प्रोसेस कैसे डाइजेशन होता है। अगर फिफ्थ में बात करूं पेनक्रियाज, तो पेनक्रियास में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कुछ एंजाइम्स रिलीज का वो सीक्रेट होते हैं। ठीक है। कुछ एंजाइम्स कौन कौन से, जैसे मान लीजिए ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ओके, ये एंजाइम्स क्या होते हैं, ये क्या है, एंजाइम्स हैं, ये दोनों क्या है, एंजाइम्स हैं। ओके, तो ये एंजाइम्स जो होंगे आपके सीक्रेट होंगे, तो ये एंजाइम्स क्या करेंगे, जो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें जो हमारी बॉडी में बनती हैं उसको उनको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है। कौन से एंजाइम्स, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक। तो पेनक्रियास में आपकी यही प्रोसेस होती है। अच्छा, अगर मैं पेनक्रियास के आगे बढ़ता हूँ तो क्या आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक जूस को सीक्रेट करती है। किस जूस को सीक्रेट करती है, इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है स्टूडेंट्स, किस जूस को सीक्रेट करती है, इंटेस्टाइनल जूस को। ओके। अच्छा, इसमें जो होता है एक चीज पाई जाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। ठीक। अच्छा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती है विलाई, मैंने बता दिया। अच्छा, अगर मैं विलाई का फंक्शन देखूं तो क्या होता है विलाई का फंक्शन, तो विलाई जो होती है वो आपकी वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसको फैलाने का काम करती है। ठीक है, फैलाने का काम करती है। क्यों फैलाने का काम करती है, अच्छा जब मैंने आपको डाइजेशन बताया था तो मैंने बताया था कि जो यहाँ खाना आपका वो ईसोफेगस स्टमक से होके जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, तो फिर जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वो फूड को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। यही बताया था, मतलब जो हमने एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पढ़ी थी, वो कहाँ होकर होती है, यही स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक। मतलब जो फूड आता है उसको वो एब्जॉर्ब करती है, इसलिए जो विलाई होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया को फैला देती है। फैलाने से क्या होता है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फूड को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक। एब्जॉर्ब करने के लिए जो विलाई होती है वो इसको फैला देती है। ठीक है, यही काम होता है विलाई का। ओके, और यहाँ हमने क्या बताया, इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करती है। ठीक। ये रही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं, तो यहाँ मैंने बता दिया एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है, विलाई होती है और इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है। ठीक। यहाँ पर एक चीज और होती है, जो हमारी बॉडी में डाइजेशन पूरी प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है। मतलब यहाँ पर प्रोसेस जो होती है, डाइजेशन प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, मतलब कंप्लीट क्या हो जाती है, मतलब जो पार्टिकल्स एब्जॉर्बेबल पार्टिकल्स बनने होते हैं वो बन जाते हैं। मतलब इसके आगे डाइजेशन प्रोसेस नहीं होती, एब्जॉर्बेबल पार्टिकल्स बन जाते हैं। अच्छा, मैं अगर एब्जॉर्बेबल पार्टिकल्स की बात करूं, जैसे कि मैं ले लूं फैट्स, ठीक है, और मैं ले लूं प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन जो हमारे एब्जॉर्बेबल पार्टिकल्स बन जाता है तो किस में चेंज हो जाता है, एमिनो एसिड्स में। किस में चेंज हो जाता है, एमिनो एसिड्स में। और ऐसे ही अगर मैं फैट्स की बात करता हूँ तो फैट्स क्या हो जाती हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में ब्रेक हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं एब्जॉर्बेबल पार्टिकल्स, जब फैट्स, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में
ब्रेक हो जाए और प्रोटीन एमिनो एसिड में ब्रेक हो जाए, इसी को हम एब्जॉर्बेबल पार्टिकल्स बोलते हैं। तो ये हमारे कहाँ पर आके प्रोसेस होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पर डाइजेशन प्रोसेस जो होती है वो पूरी हो जाती है। अच्छा, तो मैंने बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी डाइजेशन प्रोसेस हो जाती है, ठीक। तो फिर अब आगे हम बढ़ते हैं कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो मैंने आपको क्या बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो अगर डाइजेशन प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, ठीक, उसको रखा ही क्यों गया बॉडी में जब कोई उसका फंक्शन ही नहीं है। तो इसका स्टूडेंट सिर्फ एक फंक्शन होता है, वो जो क्या करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ठीक। जो हमारी बॉडी में वाटर बचा होता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इतना सा काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, बस वाटर के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन यही होता है, ठीक। अच्छा, अगर लार्ज इंटेस्टाइन हो गया उसके बाद हम अगर जाते हैं तो कौन सी चीज आती है, आखिरी हमारी बॉडी में, जहाँ से क्या होता है, मैंने आपको बताया था अनडाइजेस्टेड फूड एक्सक्रीट होता है, ठीक। यहाँ पर क्या हुआ, वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया। अच्छा, वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद मैंने बताया कि आखिरी में क्या होता है, जो डाइजेस्ट फूड होता है वो पूरी तरह, जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ठीक है। तो जो अनडाइजेस्ट फूड होगा वो क्या होगा, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होगा। एक्सक्रीट किससे होता है, बाय द एनएस, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन, मैंने जैसे आखिरी में बताया था, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ, वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएंगे बाय एनएस और एंड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन और एजेशन। ओके, तो मैंने आपको ये पूरी प्रोसेस समझा दी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब मैं इसका एक बार ओवरव्यू सिर्फ आपको एक मिनट में दे देता हूँ, ठीक। मान लीजिए मैंने क्या बताया, ये रहा माउथ, ठीक। यहाँ से आपने क्या किया, इंजेस्ट किया फूड को, ठीक है। उसके बाद कहाँ गए आप, ईसोफेगस में। ईसोफेगस में क्या हुआ था, मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर डाइजेशन प्रोसेस नहीं होती, बस कुछ मूवमेंट होते हैं, वो मैं लिखवा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, स्टमक, ठीक। स्टमक में गए, स्टमक में मैंने क्या बताया था, कौन बुक क्या सीक्रेट होती है, वो एक्सीएल, पेप्सिन और म्यूकस, ठीक है, यही चीज मैंने बताई थी। खाना हमारा फूड कहाँ गया, ड्यूडेनम में। अच्छा, ड्यूडेनम में मैंने आपको क्या बताया था कि जो लीवर और पैनक्रियास होते हैं वो अपने जूस को यहाँ रिलीज करते हैं। जूस कौन सा था, बाइल जूस, ओके। अच्छा, बाइल जूस का मैंने आपको फंक्शन भी बताया था, क्या फंक्शन था, फैट्स के इमल्सिफिकेशन में मदद करते हैं, ठीक। अच्छा, ड्यूडेनम के बाद क्या होता है, पैनक्रियास, हमारा फूड जो होता है वो पैनक्रियास में जाता है, ठीक है। ओके, पैनक्रियास के बाद मैंने क्या बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है और यहाँ फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। विलाई जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं वो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन को फैलाने में मदद करती है, ताकि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फूड को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। और मैंने ये भी बताया कि यहाँ पर डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, ठीक। और अगर मैं फिर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करता हूँ तो मैंने बताया डाइजेशन प्रोसेस ऑल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, बस वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। वाटर का एब्जॉर्प्शन जब हो जाता है फिर जो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्ट पार्टिकल्स, जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन और एजेशन, ओके। सो ये पूरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स था। सबसे पहले माउथ, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर डिओडेनम, फिर पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ओके। सो ये पूरी प्रोसेस थी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स की, ओके स्टूडेंट। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग ने देखा कि कैसे एमीबा में न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन इन एमीबा में कौन कौन सी प्रोसेस होती है, पूरा न्यूट्रिशन कैसे होता है। और हमने क्या क्या देखा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स देखा, मतलब कैसे पूरी ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। कैसे पूरी प्रोसेस के थ्रू ह्यूमन बीइंग्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इतना आज की वीडियो के लिए काफ़ी है और अगली वीडियो में हम
देखिए ट्रांसपोर्टेशन या रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप लोग को ये वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।